हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर जो हमारे सत्ता का नया केंद्र चैप्टर 2 जो है, इसका हम अब नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। अगला साफ्टा। बच्चे कह रहे थे कि भैया साफ्टा पे बना दो, इसलिए साफ्टा पे बना रहा हूँ। ध्यान देना, साफ्टा क्या है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि साफ्टा से क्या अभिप्राय है, साफ्टा का फुल फॉर्म बताइए, यानी पूर्ण रूप, और इसके उद्देश्य बताइए तथा इसकी स्थापना कब हुई। देखो, साफ्टा जो है ना, ये दक्षेश मैंने बताया था, दक्षेश और सार्क यानी एक ही है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही है ना, यही है। तो इनके बीच क्षेत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ जो था साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ये इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, समझ में आ गया। ये इसका पूर्ण रूप है। इसकी शुरुआत कहता कब हुई? इसकी शुरुआत 2004 में वैसे हुई थी, आयोजित हुई थी इस पर करने के लिए, भाई फ्री ट्रेड करने के लिए आपस में एक समझौता करते हैं। 2004 में हुई और लागू कब हुई दोस्तों? 2006 में ये लागू हुई। साफ्टा क्या है? एक समझौता है जो सार्क या दक्षिण देशों के बीच हुई फ्री ट्रेड करने के लिए। समझ में आ गया। इसके उद्देश्य क्या है कि भाई दक्षिण यानी सार्क देशों के बीच व्यापार से जुड़े सभी बाधाओं को दूर करना। हम भाई व्यापार से जितने भी प्रतिबंध है ना, हम हटाएंगे। जितने भी व्यापार में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे ताकि हमारे देश का विकास हो। आगे क्या है? दक्षिण देशों के बीच व्यापार तथा शुल्क कम करना। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या था? ध्यान दो, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। मुक्त मतलब फ्री, साउथ एशियन फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार करना है, शुल्क नहीं लगाना हमें। किन देशों के बीच? ओनली सार्क, दक्षिण देशों के बीच। और वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। समझ में आ गया। ये है। तो इनके बीच जो भी व्यापार में सीमा शुल्क है उन प्रतिबंधों को हटाना था और उदार की व्यवस्था अपनाना। उदार मतलब है कि सार्क दक्षिण देशों के बीच एक दूसरे को आयात निर्यात करने देना और जो भी व्यापार पर प्रतिबंध है उसको हटाना उदार कहलाता है। उदारवाद सुना होगा आपने। समझ में आ गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट कर लो इसको। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के तरीके। क्या है क्वेश्चन? चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के तरीके की। ये क्वेश्चन 6 नंबर का देता है। कितने नंबर का देता है? 6 नंबर का। कि चीनी अर्थव्यवस्था मतलब चीन अभी जो एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, इसने कौन कौन से वो तरीके अपनाए, ठीक है, क्या क्या उसने किया, वही क्वेश्चन है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान मतलब ऊपर उठने का, वो कैसे एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, उसने ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए, यही है आंसर। देखें। और दोस्तों एक और मजे की बात बताऊं आपको, इस क्वेश्चन में ना 6 नंबर का तो क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसमें अलग कर करके 2-2 नंबर के क्वेश्चन अलग अलग करके पूछता, वो ही बताऊंगा। तो आपके इस एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करा करो। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं। हमारी हेडिंग होगी ये सब, खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाना। चाइना ने क्या किया? खेती से पूंजी निकाली, मतलब खेती से गड्ढा खोद के पूंजी नहीं निकला। पूंजी मतलब पैसा, खेती से पूंजी नहीं निकला। खेती से पूंजी निकालने का मतलब है उसने खेती में बहुत ज़्यादा जोड़ दिया शुरुआती में, ठीक है, और खेती में फसल उगा के कृषि कार्य करके जो भी पैसा आया उसको कहाँ लगाया दोस्तों? उद्योगों की स्थापना में लगाया। ये इसका मतलब है। समझ में आ गया। तो पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा, सुई से लेकर कार तक अपने देश में ही बनाया, विदेशों से कुछ नहीं मंगवाया, जिससे क्या हुआ? इसकी मुद्रा बच गई। आयात कुछ नहीं होता है तो हमारा देश तरक्की करता है। समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कोई देश करता है तो उसका तरक्की होता है, आयात कम करता है तब। तो दोस्तों, सुई से लेकर कार तक मतलब सभी ज़रूरतें की चीज़ें इसने अपने देश में ही बनाया, लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा किया, विदेश से कुछ नहीं मंगवाया।
जिससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा की बचत हुई। आगे देखते हैं 1972 में, यहाँ पे 72, 73 और 78। दोस्तों यहाँ पे 70 के दशक में उसने 2 बड़े नीतिगत निर्णय लिए, 72, 73, 78 वाला। 70 के दशक में देखो कौन कौन से काम किए। 1972 में एक तो उसने अमेरिका के साथ संबंध बनाया और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1972 में उसने अमेरिका से संबंध बनाया और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। ठीक है। अगला 1973 में प्रधानमंत्री चौन लाई ने, ये चौन लाई, चौमिन नहीं, चौन लाई, उसने 4 चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया। उसके 4 प्रस्ताव रखे और वो कौन कौन से, ये भी पूछता है। कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये एक में कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 5वां पॉइंट इसका देखते हैं। 1978 में देंग शाओपिंग नेता थे, उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार मतलब ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी। अब इसके तहत क्या हुआ, देशों को, विदेशों को इनवाइट किया गया, आप हमारे यहाँ आइए, उद्योग लगाइए। ये इसका मतलब है खुले द्वार की नीति का। खुले द्वार मतलब अपने देश के दरवाजे को खोल देना दूसरे देशों को, दूसरे देशों की कंपनियों को आने के लिए, ये इसका मतलब है। क्लियर है। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। खेती को प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया। इससे क्या हुआ, देश, गांव आत्मनिर्भर हुआ, महिलाओं को रोजगार मिल गया, बुआई में, कटाई में, समझ में आ गया, और गांव आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद 82 में तो 82 में खेती का प्राइवेटाइजेशन किया और 98 में उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया, जिससे बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इसके तहत दोस्तों सेज का निर्माण हुआ। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब उद्योग लगाने के लिए अलग अलग क्षेत्र डिसाइड किए गए। जैसे हमारे इंडिया में, दिल्ली में कौन कौन से 2 क्षेत्र निर्धारित है इंडस्ट्री एरिया के लिए, नोएडा और गुरुग्राम। ये है, देश कंपनियां लगाती है या कोई भी देश कहीं आती है जाती है, कंपनियां लगाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप उद्योग लगा सकते हो। उसके लिए वो देश जहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हैं तो देश एक क्षेत्र निर्धारित करता है कि भाई यहाँ पे औद्योगिकरण होगा। अभी अगर आप गुड़गांव, गुरुग्राम और नोएडा को देखा तो इंडस्ट्री एरिया है, ये घोषित हुआ हमारा। समझ में आ गया। ऐसे थोड़ी कि कहीं पे भी जाके लगा दो। आगे 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ। WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया, इसमें शामिल हुआ। अब इससे क्या हुआ, इसका क्या परिणाम निकला, अब कोई भी देश WTO में शामिल होगा तो उससे विश्व स्तर पर जितने भी व्यापारिक देश हैं उनके बीच संबंध बनना शुरू हो जाएंगे और व्यापार करना शुरू, तो ये फ़ायदा हुआ। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये पॉइंट है। अब देखो इसमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। बताऊँ, चलो बताता हूँ। इसमें से जो पूछता है यहाँ से शुरू है, ये इनमें से 1-1 नंबर के, अगर आप अपने किताब में देखोगे 1-1 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यास में कि 1972 में डैश से संबंध बनाकर अपने चीन ने अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। डैश में तुम्हारा अमेरिका है, देखो खोल के देखो। दूसरा 1973 में है ना, डैश प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण किया, चौन लाई ने। अच्छा ऐसा भी पूछता है किन 4 चीज़ों का आधुनिकीकरण किया, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है। चीन ने खुले द्वार, अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला देता है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई और इसका क्या परिणाम निकला, तथा नेता का नाम बताइए। तो चीन ने खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी कब अपनाई, 1978 में, और नेता कौन थे, देंग शाओपिंग, और इसका क्या परिणाम निकला, खुले द्वार की नीति अपनाई, देशों को इनवाइट किया गया, आप हमारे यहाँ आइए, कंपनियां लगाइए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, अर्थव्यवस्था सुधरी। समझ में आ गया। अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देता है, चीन ने खेती का निजीकरण कब किया और इसका क्या परिणाम निकला। तो चीन ने खेती का निजीकरण कब किया, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी हाथों में, निजी मतलब किसी एक व्यक्ति के मालिकाना हक,
1982 में किया और इसका क्या परिणाम निकला भाई? गांव आत्मनिर्भर हुआ और महिलाओं को रोजगार मिला, फसल की कटाई में, फसल की बुआई में। समझ में आ गया दोस्तों? उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरी। ठीक है, अगला उद्योग का निजीकरण कब हुआ? 1998 में। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन देता है भाई। चीन WTO में शामिल कब हुआ? 1 नंबर का है, मिलान में भी दिया हुआ है। और 2 नंबर का ऐसे पूछता है कि चीन WTO में शामिल कब हुआ और इसका क्या परिणाम निकला? तो चीन WTO में शामिल 2001 में हुआ और इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? कि भाई चीन का व्यापारिक देशों के बीच संबंध बनना शुरू हो गया और व्यापार करना शुरू, क्योंकि कोई देश तभी व्यापार कर सकता है जब इसका सदस्य रहेगा WTO का। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें तुम्हारे छोटे मोटे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसको करना मत भूलना, जरूर देखना इस वीडियो को पूरा आधा अधूरा मत देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि ये 12वीं है, 12 साल की मेहनत है दोस्तों। ये 9वीं 10वीं 11वीं नहीं है, 12वीं है, 12 साल का मेहनत। आईना होता है सर्टिफिकेट, कहीं भी जाओगे भाई सर्टिफिकेट दिखाओ। समझ में आ गया? और किसी सर्टिफिकेट की मांग नहीं करेंगे, 12वीं सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। 10वीं अब उतना वैल्यू नहीं रह गया। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप अपने बोर्ड पर फोकस करो दोस्तों, मजे में मत लो। समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चन करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।